हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा इस बात की कर रहा हूं कि भाई साहब ट्रंप जो है दुनिया का खेल बिगाड़ देगा। और बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हुए भी नजर आएंगे कि यार अमेरिका ने तो सेल्फ गोल कर लिया। सेल्फ गोल क्यों कर लिया वो आप उनके शेयर बाजार को देख के कहेंगे। बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता। सारी दुनिया कहेगी कि डाउ जोन्स गिर गया 2200 पॉइंट। दुनिया का खेल बिगाड़ने के चक्कर में अपना खेल बिगाड़ दिया। लेकिन जहां तक हम इस बात को समझ रहे हैं, खेल अमेरिका का नहीं बिगड़ रहा है, खेल जो है दूसरी कंट्री का बिगड़ रहा है। और अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें यूएसए के अलावा, तो बाकी सबका खेल वो बिगाड़ के ही रहेगा। और सीधी सी बात यह है कि मैं तो इसको ये कह सकता हूँ कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी कंट्री के लिए वो कर रहे हैं जो किसी भी एक शासक को करना चाहिए। देखिएगा, जो पुराने विद्वान हमारे यहाँ पे रहे तो वो बोलते थे कि राजा का या शासक का कार्य ये रहता है कि वो अपनी जनता के भले के लिए बढ़िया से बढ़िया कदम उठाए। लेकिन बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको लगता है कि इनिशियली फेज के अंदर डाउ जोन्स यहाँ पे लुट गया, पिट गया, और उनके जो सारी कंपनीज़ हैं उनकी जो वेल्थ है, पूरी कंट्री की वेल्थ यानी कि जो स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई। तो अल्टीमेटली यूएस बर्बादी की ओर है। देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि यूएस बर्बाद होगा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग आपको कह देंगे हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो तुम्हारा को डुबाने के चक्कर में बहुत लोगों को लगता है कि वो खुद ही डूब गया, यानी कि अमेरिका डूब गया। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता। और यहाँ पर ये वीडियो आपके साथ एनालिसिस के लिए है। मैं किसी भी तरीके की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। जो भी बात है वो व्यक्तिगत है। जहाँ तक मार्केट के अंदर मेरी पोजीशन है, पोर्टफोलियो में हमारी पॉजिटिव पोजीशंस हैं, और जिस तरीके का करेक्शन हुआ है उसमें हमारे को भी डैमेज हुआ है, चाहे वो गोल्ड के प्राइस टूटे, चाहे वो सिल्वर के प्राइस टूटे। हालांकि डेट फंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और इवन इक्विटी के अंदर भी जो हमारा एक्सपोजर है वो सब जो है माइनस में है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा, मैं एक निष्पक्ष बात आपके साथ करने की कोशिश करूँगा। हालांकि एफएनओ के अंदर हमारी मंदी की पोजीशंस बरकरार है। तो कुल मिला के हमारी जो पूरा पोर्टफोलियो है या जो पोजीशंस हैं ट्रेडिंग, वो हेजिंग है और हेज है, और फिर भी हम थोड़ा सा मंदी की तरफ ही हैं। और आप लोग जानते हैं कि मैं एक्सपायरी से तकरीबन 10 दिन पहले, जो पिछली मंथली एक्सपायरी हुई थी, मैंने तेज़ी की कॉल ली थी जब सारी दुनिया मंदी की बात कर रही थी। और मैंने कहा था कि नहीं, अब तेज़ी करने का समय। और वो तेज़ी हुई भी, और हमारे उम्मीद से भी ज़्यादा तेज़ी हो गई। यानी कि जहाँ तक हमने तेज़ी बना रखी थी उसके बाद हमने मंदी बना रही थी, हमारी जो तेज़ी के बाद दोबारा मंदी बनी वो भी फंस गई थी। तो ये तो था हमारा व्यू। तो हमारा वहाँ पे तेज़ी का व्यू था। एक्सपायरी के बाद हमारा बिल्कुल मंदी का व्यू है, और वो हमारा जो मंदी का व्यू है वो अभी भी बरकरार है। और जहाँ तक इंडिया के शेयर बाज़ारों में क्या होगा सोमवार को, वो बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि शुरुआती आकलन में आपको लगेगा कि भाई अब ग्लोबल मंदी आ जाएगी। हो सकता है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। सबसे पहले ये जो ब्लैक स्वेन इवेंट की तरह जो है यूएस की मार्केट ने रिएक्ट किया, और यूएस के पैसे रातों रात जो है मतलब बर्बाद हो गए, हम यही कह सकते हैं। और सबसे बात ये है कि अब यहाँ पर बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेल्फ गोल मान रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यूएस के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझते हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो इस बात को समझते हैं कि मैं अपनी शर्तों पर पूरे विश्व को मजबूर करने की ताकत रखता हूँ, और वो मैं करके दिखाऊंगा। तो ये उनके बिज़नेस के लिए अभी शुरुआती दौर में आपको लग रहा होगा यार बहुत ख़राब हो गया, लेकिन ये बात पक्की है कि एक सफाई तो जो है वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में होगी। जो लीवरेज पोजीशंस हैं वो खतरे में आएंगी और आ रही हैं। अभी ये जो सेल ऑफ है ये मुझे लगता नहीं कि डाउ जोन्स का भी ख़त्म हुआ है, अभी और होगा। क्लीन होंगी बैलेंस शीट्स हैं। जो अभी आप देखेंगे जो झटके लगेंगे, जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं या प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं या जो बड़े फाइनेंशियल हाउसेज हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है, या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो बड़े फंड्स को मैनेज करते हैं, वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं इंडिया तो आइसोलेट कर गया। मैंने पहले भी कहा था, 2008 में भी हम यही थ्योरी रख रहे थे कि भाई हम तो भाई इफेक्ट नहीं करेंगे, हमारे को तो कोई असर होगा नहीं, हमारी तो डीकपलिंग थ्योरी। और बाद में जब कांच निकली ना हमारे बाजार की, तो वो सबसे ज़्यादा निकली थी। तो लेकिन मैं आता हूँ अपने मुद्दे पर। देखिएगा, सबसे पहला खतरा जो है, जो यूएस के प्रेसिडेंट की बात को आप समझने की कोशिश करिए। देखिएगा, इंडिया के जो चैनल्स हैं वो ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक सीधी, जिन लोगों का वो इंटरव्यू करते हैं
जिन लोगों का इंटरव्यू करते हैं, पहले मैं एंकर की बात करता हूँ। किसी भी स्टॉक मार्केट के एंकर से अगर आप बातचीत करेंगे तो भैया उसका इंटरेस्ट ये है कि इंडिया में लोग यहाँ पे लाएं, शेयर बाजार में पैसा लगाएं, लोग उनको देखेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। चाहे देश का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे इंडिया की स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे इन्वेस्टर बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। दूसरे वहाँ पर जो लोग आएंगे वो आएंगे म्यूचुअल फंड्स वाले, जो म्यूचुअल फंड्स के फंड्स मैनेजर हैं। उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स में आए, म्यूचुअल फंड सही है, पैसा लगाओ, कितनी बुरी हालत हो जाए, आपको कितनी नेगेटिव रिटर्न्स दे दें, लेकिन वो हमेशा उस बात को जस्टिफाई करेंगे। ठीक है जी। और बाय गॉड ग्रेस हमने इस साल भी पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया, पिछले साल भी, और अभी भी हमारा पोर्टफोलियो तकरीबन 10 से 12% पॉजिटिव है इस गिरावट के बाद, जो गिरावट हुई थी उसके बाद। हालांकि ये जो गोल्ड के प्राइस कल गिरे हैं तो उससे थोड़ा सा डेंट हमारे को जरूर लगा है, और सिल्वर के प्राइस से भी, क्योंकि हमारा इक्विटी में एक्सपोजर अभी है ही नहीं, बहुत कम है। हालांकि मैंने भी 2 दिन पहले TCS का शेयर खरीदा था, वो भी मेरे प्राइस से 4% और टूट गया। लेकिन जो आपके साथ बात कर रहे हैं कि खतरा नंबर 1 क्या है, खतरा नंबर 1 है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का चैलेंज। अब ये चैलेंज मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। देखिएगा, मैं आपको छोटे से एग्जांपल सुनाता हूँ। देखिएगा, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है एप्पल के मोबाइल की, जो US बेस्ड कंपनियाँ, और चाइना में भी, और कंजम्पशन US में भी है, और चाइना में भी, और इंडिया में भी, और बाकी वर्ल्ड वाइड। तो जो प्रोडक्शंस हैं वो उनकी मेजरली चाइना में होती है, उसके बाद इंडिया में होती है। तो चाइना से प्रोडक्शन होके कहाँ पे जाती है, USA में जाती है, और कुछ रॉ मटेरियल वो USA से चाइना आता है, और चाइना खुद कुछ रॉ मटेरियल लेता है, फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट भी करता है। अब वो ड्यूटीज़ अगर 30% होगी, इंडिया के केस में 26-27% होगी, तो अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं, जो आईफोन है, वो US वालों के लिए महंगा हो जाएगा। तो अब बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं वो कहेंगे अरे भाई चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में आ जाएगा, 6% या 5% की ड्यूटी के लिए कोई नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो शिफ्टिंग होगी ना, जितनी भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग होगी एप्पल की, वो आप ये मान के चलिएगा कि US में होगी। तो पहला जो चैलेंज है ना, वो है जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में लगनी थी विदेशी पैसे से, और स्पेशली US के पैसे से, वो पैसा इंडिया में नहीं आएगा। इंडिया छोड़िए, बाकी कंट्रीज़ में भी नहीं आएगा। तो ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ये US की कंपनीज़ के लिए है कि उनको अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट है वो USA में करनी पड़ेगी। जैसे हमारे मोदी जी कहते थे मेक इन इंडिया, और पिछले 5 साल से यही कोशिश थी कि भाई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो। तो आपने लोग देखा भी, बहुत लोगों ने अंबर एंटरप्राइज या डिक्सन टेक जैसे शेयर्स में खूब पैसा भी बनाया, गवर्नमेंट PLI भी लेके आई। तो ये जो सबसे पहली बात है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट है ये होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि भाई जैसे को तैसा। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ भाई, जो ट्रम्प है वो ड्यूटी का बदला ड्यूटी से ले रहा है, कोई यारी दोस्ती नहीं है, यारी दोस्ती गई भाड़ में। सीधी सी बात उसने बोल दिया, भैया मैं लूँगा पूरा टैक्स, तुम जितना ले रहे हो मैं उसके हिसाब से लूँगा, मेरा जितना डेफिसिट है उसके हिसाब से लूँगा। और ये बात आप सब लोगों को पता है कि इंडिया भरपूर मात्रा में टैरिफ लेता है ऑटो कंपोनेंट्स में। वहाँ से गाड़ी अगर मान लो आपको टेस्ला की गाड़ी चलाने के लिए चाहिए भैया, उसका प्राइस डबल हो जाएगा, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा जो प्राइस में आ रही है। तो इंडिया में आप देखते हैं कि भाई गाड़ी आती नहीं US से, तो भाई US कह रहा भाई मैं भी तो बदला लूँगा। तो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर इंडिया में फ्लोज कम होंगे तो भैया ये चैलेंज है, इस बात को आप स्वीकारिए। और ग्लोबल GDP की ग्रोथ घटेगी एक बार के लिए, आपको 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के लिए। US के लिए भी बढ़िया नहीं है, ख़राब होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस हैं ये USA के लिए बढ़िया है। इंडिया वाले बहुत अच्छे से चिल्लाएंगे जी वहाँ पे तो लोग ही बेरोजगार नहीं है, वहाँ पे काम करने वाले कहाँ मिलेंगे, सब फालतू की बकवास है। ट्रम्प इस बात को पहले से असेस कर चुका है, उसने अपनी पूरी टीम इस काम के लिए लगा रखी थी, और वो अपनी शर्तों पर निगोशिएशन करेगा। सारी चीज़ें निगोशिएट होंगी, तुम मुझे कुछ दो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो ये बात है, बोल जो है उसने दूसरी कंट्रीज़ का पाले में डाल दिया और अपनी चौधराड़ जो है दिखा दिया। तो ये समझना चाहिए एक इन्वेस्टर को, जब भी भैया शेयर बाजार में पैसे लगाए तो अपने पैसे का पता होना चाहिए भैया कहाँ डाल रहा है और उससे कितनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि यहाँ पे जब पिछले 1.5 साल से मैं स्पेशली बोल रहा था भाई बाज़ार बहुत महंगा है, और अभी भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि मिड कैप के बहुत सारे शेयर्स अभी जो करेक्शन वाले प्राइस है इनसे भी 50% और टूट जाए। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वो अभी भी उन वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में जस्टिफाई होंगे ही नहीं।
ठीक है जी। हालांकि मैं इंडेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, बट हाँ हमारे शेयर बाजार भी 10% से लेकर 15% तक अभी और भी करेक्ट हो सकते हैं, इस बात की भी गुंजाइश है। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स इंडेक्स वाइज नहीं, लेकिन बहुत सारे शेयर्स ऐसे होंगे जो यहाँ से मतलब मेजोरिटी शेयर्स जो है 50% ज़्यादा शेयर ऐसे होंगे जो अभी के भाव से भी आते हो जाएंगे। अब रीज़न सिंपल है कि अब हो रहा है एंटी ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट थे उसमें स्टॉक मार्केट चली। अब ये 1920 के अंदर यूएस ने ये इस तरीके के डिसीजंस लिए थे जिस तरीके के टैरिफ अभी लग रहे हैं। उसके बाद 1930 में उन्होंने बढ़ाया, तो उसके बाद जो है आपने देखा आर्थिक मंदी आई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी यूएस के पैसे पे वर्ल्ड मौज कर रहा था। अब ट्रंप को ये बात समझ में आ गई कि यूएस के फंड के ऊपर पूरा वर्ल्ड मौज ले रहा है। अब वो समय नहीं है, हम यूएस के पैसे पे यूएस मौज लेगा, मैं बाकी सबको मौज नहीं लेने दूंगा। ये है ट्रंप जी का जो मानना है। मैं कोई ट्रंप जी का भैया फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हकीकत है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी बात, अब रिस्पॉन्ड करने की बारी आएगी। इंडिया ने अब तो रिस्पॉन्ड किया नहीं, और इंडिया की भाई सब सीधी सी बात यह है कि रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में भी नहीं है। चाइना ने कहा भाई मैं भी सीधा रेसिप्रोकल टैरिफ जितना तू लगा रहा उतना मैं भी ठोकूंगा। उसके बाद आपने देखा कल शाम के बाद सारे के सारे इंडिसेस, और जो इंडिसेस ट्रेड नहीं हो रहे थे उनके सबके फ्यूचर्स धड़ाधड़ माइनस में आपने देखे। आपने देखा डाउ जोन्स 5.5% टूट गया क्लोजिंग में, 2200 पॉइंट की कमजोरी। S&P 500 में 600% की, नेस्डैक में 6% की। इंग्लैंड का बाजार जिस पर ड्यूटी का भी असर कम है 5%, कैक 4.5%, डैक 5.1, यानी कि फ्रांस के और जर्मनी के बाजार भी। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी भी तकरीबन 615 पॉइंट की कमजोरी दिखा रहा है। निकाई के अंदर अभी फर्दर डाउनफॉल दिख रहा है 1000 पॉइंट के आसपास का, स्ट्रेट टाइम्स में तकरीबन 3% का। तो इस तरीके के इंडिकेशन अभी भी आ रहे हैं। तो ये आप मान के चलेंगे कि सर ये जैसे कोविड में बाजार गिरा था यहाँ भी उठ जाएगा। कोविड के समय पर भैया इंडिया की पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं था, वो जो पार्टिसिपेशन था वो लो था, अब पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। दूसरी बात है, इंडिया के जितने पेंशन फंड्स हैं, जितने म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका तो पैसा आ ही रहा है, और गवर्नमेंट की जो बहुत सारी स्कीम्स हैं उनका पैसा भी इक्विटी में आ रहा है। तो वो फंड्स तो आ रहे हैं, लेकिन अनरीजनेबल वैल्यूशंस के ऊपर वो इन्वेस्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर कहीं पे पैसा लगाने का टाइम नहीं है तो यूएस के लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे। उस बात पे भी आऊँगा अभी, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अपने दूसरे मुद्दे की। तो दूसरे मुद्दे पर आने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारी दूसरी वीडियो का। तो अभी के लिए केवल इतना।